हाय फ्रेंड्स, मैं आपको आज कामयाब नौजवान लोन प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम कामयाब लोन प्रोग्राम के ये गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे कामयाब नौजवान प्रोग्राम सर्च करेंगे और उसके बाद हमें जब जाएंगे उनकी पोर्टल पे तो सबसे पहले ये पॉपअप होगा, उसको हम क्लोज़ करेंगे। इस वीडियो के अंदर जो हम पूरी तरीके आपको बताएंगे थे कि जो सेकंड फेज़ लॉन्च हुआ है कामयाब नौजवान प्रोग्राम का, उसके अंदर आप किस तरीके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और उस फॉर्म की क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले इस फॉर्म के लिए 2 क्राइटेरिया मेन अहम है जो आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहले कि आप सरकारी मुलाजिम नहीं होने चाहिए। दूसरी बात कि आपकी एज है जो वो 21 से 45 के बीच में होनी चाहिए। अगर वो आप आईटी से रिलेटेड है तो आपके लिए 3 साल की लीनियंसी है। आप 18 साल के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो 45 से अबव हो उनके लिए ये प्रोग्राम नहीं है। इस प्रोग्राम को इस साल 3 हिस्सों में तोड़ा गया है, जिसमें 1 लाख से 10 लाख तक टियर 1 है और 10 लाख से 1 करोड़ तक टियर 2 है और 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक टियर 3 है। इसके अंदर डिवाइड किया गया है। अब जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो अपना फॉर्म फिल करें। हम अब आपको फॉर्म फिल करने का तरीका समझाएंगे। अब इसमें सबसे पहले हम जाएंगे अप्लाई लोन के ऑप्शन के अंदर, इसको हम क्लिक करेंगे। ये अब हमारे पास ऑप्शन पॉपअप हो जाएगा और हमारे पास ऑप्शन खुल रहा है। इस तरीके ये फॉर्म आपके सामने खुल के सामने आ जाएगा। सबसे पहले ये इस फॉर्म के 9 स्टेप है, वो जो आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करने पड़ेंगे। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करना समझाता हूँ। सबसे पहले है कि आप शहरी हैं। अगर हैं, हाँ बिल्कुल अगर हैं तो आप लिखेंगे, इसके अंदर ऑप्शन आएंगे रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट है तो इसको आप करेंगे रेजिडेंट। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है क्या आप किसी बैंक में मुलाजमत करते हैं। अगर करते हैं तो हाँ यस लिखें, अगर नहीं करते तो नो का ऑप्शन को फिल करें। तो मैं यहाँ नो का ऑप्शन को फिल कर रहा हूँ। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कारोबार की मौजूदा हैसियत क्या है। आप क्या न्यू कारोबार करना चाहते हैं या पुराना जो आपका चलता हुआ कारोबार उसको आगे बढ़ाने के लिए लोन ले रहे हैं। अगर आप न्यू के लिए ले रहे हैं तो न्यू फिल करेंगे। अगर आप पुराना है जिसको आपको आगे बढ़ाना है उसके लिए आपको लोन लेना है तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन मैं यहाँ न्यू को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हम जाते हैं कि क्या आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं। नहीं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट मुलाजिम है तो उनके लिए ये लोन नहीं है। उसके बाद है बैंक ने, अगर आप जो लोन लेना चाहते हैं तो किस बैंक के थ्रू लेना चाह रहे हैं। हमेशा वो बैंक सेलेक्ट करें जो आपके नज़दीक हो, जिससे आपका प्रोसेस इजीली हो सके। मैं यहाँ पे नेशनल बैंक सेलेक्ट करता हूँ। मोस्टली हर बैंक यहाँ पे HBL है, अस्करी है, पंजाब है, सिंध बैंक है, मीज़ान है, जो भी मोस्टली सब बैंक ये लोन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैं नेशनल बैंक सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसका क्या आप सियासी शख्सियत हैं, हाँ अगर हैं पॉलिटिक्स के अंदर रहने वाला है तो येस करें, अगर नहीं है तो नो करें। मैं यह नो कर देता हूँ। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ प्रोसीड स्टेप 2 की तरफ। अब मैं स्टेप 2 में आ गया हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ इसके अंदर पूछ रहा है कि आपका अपना नाम लिखें, अपनी अपना नाम लिखें। तो मैं पूरा नाम है, मैं अपना नाम यहाँ एज ए रवाज लिख रहा हूँ। ठीक है, आप जो आपका पूरा नाम है वो लिख देना। उसके बाद वो जेंडर पूछ रहा है, मेल है, फीमेल है या अदर है। जो जिसका जो जेंडर है वो अपना जेंडर फिल करे। मैं मेल हूँ, मेल लिखूँगा। उसके बाद है NIC नंबर डालना है आपका। तो मैं यहाँ एक डमी नंबर डाल रहा हूँ, लेकिन आप अपने NIC नंबर जो आपके पास ऑथेंटिक नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा। ख्याल रखें कि जो डेटा डाल रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलत डेटा होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो यही नंबर आपको दोबारा यहाँ रिपीट डालना है। तो मैं यही नंबर दोबारा यहाँ डाल रहा हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो और आप जब फिल करें तो कोई गलती न कर बैठें। अगर गलती हुई तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद है आपकी शनाख्ती कार्ड कौन सी तारीख को इशू हुआ है। तो लाजमी है ये मैं कोई 16-17 की डेट दूंगा ताकि उम्र मेरी 21 साल शो हो जाए। तो मैं 1 अगस्त 2016 में क्या मेरा NSC इशू हो चुका है। तो उसकी डेट कन्फर्मेशन वही पूछ रहा है। तो मैं दोबारा इसके अंदर जाऊंगा, डेट यहाँ से ईयर में सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं डेट सिलेक्ट करूँगा। ये दोबारा हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कि आपकी तारीख़ पैदाइश शनाख्ती कार्ड के अंदर क्या मौजूद है। मैं यहाँ एक डमी डेट डाल रहा हूँ, लेकिन जो आपकी हो वो आप रियल अपनी डेट डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने डाला 1 अगस्त 1991।
लेकिन याद रखें जो डेट हो वो दूसरी जो ये कंफर्म डेट पूछ रहा है उसी में सेम डेट डालनी चाहिए। अगर गलत हुई तो ये फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इसलिए बी केयरफुल जब फॉर्म फिल कर रहे हो। उसको पूछ रहे हो, उसके बाद पूछ रहा है ज़ेर कफल अफराद की तादाद, आप में कितने अफराद डिपेंडेंट हैं। अगर 2 हैं तो 2 लिखें, ये ऑप्शन मौजूद है। इसमें 2 हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 5 से अब जितने हैं वो आप लिख सकते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ 4 है। उसके बाद पूछ रहा है कि आपकी इज़्वाजी हैसियत, आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं या और कोई ऑप्शन है। अगर शादीशुदा हैं तो शादी लिखें, गैर शादीशुदा वो लिखें। अगर तलाक याफ्ता है तो अदर में सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं शादीशुदा हूँ तो मैरिड का ऑप्शन फिल कर रहा हूँ। उसके बाद पूछता है आपके फादर या गार्डियन या हस्बैंड का नाम लिखें, मीन्स जो दरख्वास्त दे रहा है उसके बाप का नाम लिखें। और अगर कोई लड़की है या तो अपने हस्बैंड का नाम लिखे। अगर उसके कोई न बाप है न हस्बैंड है और कोई उसको चचा मामा कोई पाला तो उसका नाम लिखें। तो उसका मैं नाम यहाँ मेंशन कर देता हूँ। मैं एग्जाम्पल राज भट्टी लिख रहा हूँ सिंपल तौर। उसके बाद उसका NIC नंबर अगर आप देना चाहें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देना चाहें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कोई ख़ास रिक्वायर नहीं। याद रखें जो ये स्टार रेड कलर का स्टार बना हुआ है जिन एरियाज़ पे, वो आपको एनी हाउ फिल करनी है। इस पर नहीं है तो आप छोड़ भी पहुँच सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कोई भी लाइक डमी फिल कर रहा हूँ। तो ये मैंने NIC नंबर डाल दिया। अब इसके ऊपर रिलीजन आपको पूछता है, जो आपका रिलीजन इस्लाम हो, हिंदुज़म हो, क्रिश्चियनिटी, सिख। मेरा हिंदुज़म तो मैं हिंदुज़म डाल रहा हूँ। उसके बाद क्या डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, क्या आपको डिसेबल है। अगर हैं मेजूर हैं, अगर टांग आपकी टूटी हुई है, मीन्स टूटी इस हिसाब से नहीं कि एक टांग काम नहीं करती है या एक आंख से आप देख नहीं पाते हैं आप, तो इस हिसाब को आपको वो डिसेबल में काउंट होता है। लेकिन अगर नहीं है तो नहीं है, तो मैं डिसेबल नहीं हूँ तो अपन लिखो मैं नहीं हूँ डिसेबल। अगर होता तो मैं ये ऐसे लिखता हूँ। उसके बाद कहता है आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपका पैसा कहाँ आ रहा है, जो अभी आप इनकम गुजार कर वो कहाँ से आ रहा है। मैं एग्जाम्पल इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, आपकी सैलरी है, आपके सर्टिफिकेट से आ रहा है, आप फॉरेन से आपको कोई बंदा भेज रहा है या कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन मैं लिख रहा हूँ या कि मेरी ज़मीन से पैसे आ रहा है। एग्जाम्पल पूछ रहा है कि माहाना आपकी इनकम क्या है, मैं कह रहा हूँ मेरी माहाना इनकम 5000 रुपये है। अदर मंथली इनकम कोई नहीं है तो मैं इसको बिलिंग को ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद पूछा आपके पास कोई बैंक अकाउंट है, अगर आपके पास है तो येस करें, अगर नहीं है तो नो करें। अगर यही बैंक अकाउंट येस करेंगे तो काइंडली उसकी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको लोन हो तो उसी बैंक अकाउंट में आएगा। तो मैं यहाँ नो फिल कर रहा हूँ। उसके बाद है क्या बैंक का नाम, जब मैंने अकाउंट ही नहीं है तो बैंक का नाम क्या लिखूँगा, लेकिन यहाँ डिफरेंट नाम से जो आपको पसंद आएगा वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो वो मिल जाएगा। उसके बाद अकाउंट नंबर अगर जिसका हो तो वो डालें, वरना नहीं डालें। उसके बाद कोई ज़ाती असासा है आपके पास, वेल्थ है, मैं लिखता हूँ कोई नहीं है, नो। अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। पर्सनल वेल्थ कोई कुछ भी नहीं, मैंने लिखा ही मेंशन नहीं किया। उसके बाद है आपका कोई यूटिलिटी बिल, अगर कोई कंज्यूमर आईडी है, यूटिलिटी बिल आप पे करते हैं तो उसकी आईडी लिखें, वरना कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद है अगर आप टैक्स पेयर हैं तो वो टैक्स का जो नंबर है NTN नंबर वो आपको डालना पड़ेगा, अगर नहीं है तो दैट साल ओके, कोई इशू नहीं। उसके बाद एक होता है दरख्वास्त की तस्वीर, आप अपनी पिक्चर डाउनलोड हमेशा याद करें, पिक्चर वो अपलोड करनी है वो JPG फाइल के अंदर होनी चाहिए और उसकी साइज़ 1 MB से अब नहीं होनी चाहिए। ये बी केयरफुल, अगर अदरवाइज वो ये एक्सेप्ट ही नहीं होगी आपकी पिक्चर। मैं ये एक डमी पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद पूछ रहा है कि अपनी शनाख्ती कार्ड की फ्रंट की तस्वीर डाल, मीन्स जो पहले वाला हिस्सा है आगे वाला हिस्सा है उसकी तस्वीर डालनी पड़ेगी। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये मिल जाता है फाइल के अंदर। ये देखिए ये तस्वीर में सिलेक्ट करें, मैंने डमी कोई तस्वीर उठाई हुई है जो आपको क्लियर नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं डाल रहा हूँ। ये मैंने सिलेक्ट। उसके बाद ये दूसरी पूछा चैनल के पीछे वाली तस्वीर डाली, लाइक मैंने यहाँ गया और मैंने पीछे वाली सेक्शन की सिलेक्ट की और इसको ओपन किया। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा। अब इसके बाद मैं आ गया हूँ तीसरे प्रश्न, तैलीमी काबिलियत। अब आपकी एजुकेशन एलिट क्या है, तो सबसे पहले आपकी एजुकेशन क्या है, मैट्रिक है, मिडिल है, FA है या बैचलर डिग्री है। मैं कह रहा हूँ मेरी मिडिल है। उसके बाद कोई टेक्निकल एजुकेशन है आपके पास, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, अगर है तो उसके अंदर कोई भी आप दे सकते हैं। डिप्लोमा है या कुछ भी है, जो भी डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर बन चुके इंस्टीट्यूशन है, टेक्नोलॉजी है, होटल की ऑपरेशन आपको आती है, फर्नीचर डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में आपकी महारत है, ऑफिस मैनेजमेंट आती है, पाइप फिटिंग ट्रेड आती है, कुछ टाइप के क्वान्टिटी से ट्रेड हैं, जो भी कुछ है आपके पास जो वो आप लिख सकते हैं। आप कहें कोई पे मेरे पास कोई नहीं है। उसके बाद कह रहा है आप कारीगर हैं, हुनरमंद हैं, महारत रखते हैं, अगर आपको कोई स्किल है तो उसको मेंशन करें, अगर नहीं है तो नहीं। लाजमी आपको कोई स्किल मेंशन करना पड़ेगा ताकि आपको जब आगे
फर्दर इन फ्यूचर में काम दे। अगर रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तो कोई मसला नहीं है। कोई भी ऑप्शन जो आपसे फील्ड से रिलेटेड है, जिस फील्ड के अंदर आप हैं या इसके अंदर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, वो आपसे कोई भी सिलेक्ट कर दो। मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ लाइक। उसके बाद क्या, तो कोई आपके पास अपलोड डिग्री आपके पास कोई है नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर है तो अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपके पास तकनीकी तालीम दस्तावेज़ अपलोड करें, कोई और डॉक्यूमेंट हों, सर्टिफिकेट्स हों, वो आप अपने कर सकते हैं। और कोई टेक्निकल प्रूफ नहीं है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप खाली छोड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद है आपकी एड्रेस। अब वो पूछ रहा है कि डी ऑप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल दें। अब उसकी जो उसके अंदर आपकी जो प्रेजेंट एड्रेस अभी कहाँ रह रहे हैं वो आपको लिखनी पड़ेगी। एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, मैं हैदराबाद में रहता हूँ तो मैं लिखता हूँ स्ट्रीट नंबर, ये समझाने के लिए मैं दे रहा हूँ, कोई ये परफेक्ट एड्रेस नहीं है। 2 हीराबाद, हीराबाद ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि तहसील कौन सी है। तहसील आपके अंदर रोजल फाउंड, आपने हैदराबाद में चाहिए ताकि मैं भी उसके अंदर आप आ जाए। उसके बाद आप पूछ रहा है पेरेंट्स कौन से आप बिलोंग करते हैं। मैं सिंध से करता हूँ तो मैं सिंध करूँगा। उसके बाद पूछ रहा है आप डिस्ट्रिक्ट, आपका ज़िला कौन सा है। मैं हैदराबाद सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपका जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये तहसील पूछ रहा है, उसके अंदर हैदराबाद सिटी है, सदर है, लतिया, कासमाबाद। मैं हैदराबाद सिटी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद पूछ रहा है कि अगर आपकी परमानेंट एड्रेस चेंज है तो लिखें, अगर सेम है तो लिखें एज ऑफ अबो, कि वही मेरी परमानेंट एड्रेस सेम है, तो ये दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद पूछ रहा है कोई रेजिडेंट फ़ोन नंबर है आपके पास, वो देना चाहें तो दें वरना नहीं दें। कोड अगर कोई नहीं है तो उसको छोड़ दें। उसके बाद प्राइमरी फ़ोन नंबर, या अगर रिक्वायर्ड है तो आप दे दें कोई भी, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने वो पहले क्लिक कर दिया था तो वो मांग रहा है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको देना पड़ेगा, 11 डिजिट का नंबर। उसके बाद आप जाएंगे आपको सेकंड मोबाइल नंबर, दूसरा नंबर, अगर एक आपका काम नहीं करता तो दूसरा नंबर कोई भी दे दे। मैं एग्जाम्पल कोई भी XYZ नंबर डाल रहा हूँ, आप अपना जो नंबर है वो डाल सकते हैं। और क्या करें, कह रहा है क्या प्राइमरी सिम आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। हाँ, अगर आप पहले जो सिम आपने बताई वो आपके नाम पे ही रजिस्टर्ड है तो आप करेंगे येस, अगर नहीं है तो करेंगे नो। मेरे पास रजिस्टर, मैं कहता हूँ यहाँ मेरे ही नाम पे है। तो उसके बाद पूछा कोई आपका ईमेल एड्रेस है जिसके ऊपर आप डेटा दी जाए, आपके पास नहीं है। फिर रेजिडेंस टाइप पूछ रहा है कि ओन है, आपकी अपना घर है, फैमिली की है, रेंटेड है, कंपनी प्रोवाइडेड है या अदर है। जिस चीज़ से वो आपका, मैं अदर कर देता हूँ, किसी से ताल्लुक़ नहीं रखती। मैं नेक्स्ट जाता हूँ। उसके बाद पूछा आपकी कारोबारी मालूमात चाहिए, आपकी कारोबारी नोयत क्या है और किस तरीके के शोबे में रहते हैं। ये मोस्टली उनके लिए है जो कारोबार ऑलरेडी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं वो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कारोबारी मरकज़ हैसियत आपकी क्या है, एग्रीकल्चर फार्मिंग है जो प्रीवियस आपकी है, उसके टिके काम करते हैं। और बिज़नेस सेक्टर क्या है, आप जो आप लाइक है लाइफ स्टॉक एनिमल फार्मिंग है जो पुराना है। उसका कोई सब सेक्टर है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, बफेलो रखते हैं, कैमल रखते हैं, काव रखते हैं, एक के बर्ड फार्मिंग करते हैं, क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं आप। मैं डेयरी फार्मिंग करता हूँ, सिंपल है। आप अपने हिसाब से जिसको जो अपना सिलेक्टेड लगे वो जो आप काम करते हैं वो करें। लोकल बिज़नेस चाहिए मेरा, और कुछ भी नहीं है मेरे पास। कोई बिज़नेस कारोबार का नाम है जो आप बता सकना चाहें तो बता सकते हैं। अपना कोई कारोबार नेम आप चूज़ करें और यहाँ अपना जो आप कारोबार करना चाहते हैं उस कारोबार का नाम लिखें, कौन सा करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मैं डेयरी फार्म का काम करना चाहता हूँ तो मैं डेयरी फार्म लिख रहा हूँ। अगर आप कोई और काम करना चाहते हैं तो वो और काम आप लिख सकते हैं। अगर उस कारोबार की तफसील दें तो उसमें आप क्या करेंगे, मैं डेयरी फार्मिंग करूँगा मैं ऑफ केटल्स की, जो आपके रिलेटेड है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बिज़नेस एड्रेस, अगर आप कारोबारी पता आपके पास है तो वो दें, अगर नहीं है आपके पास कोई कारोबारी पता तो आपका अपने घर का एड्रेस भी दे सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ हैदराबाद, तो आप जो भी दे सकते हैं। आपको जो एड्रेस है पूरी दे, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिख दिया है। फिर आप कौन से प्रोविंस के अंदर करते हैं, मैं सिंध के अंदर कर रहा हूँ तो मैं सिंध लिख रहा हूँ। फिर बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो आप यही है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद के अंदर मैं काम करना चाहता हूँ, कौन सी तहसील में, हैदराबाद सिटी के अंदर मैं काम करना चाहता हूँ। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टेटस क्या है, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है। मेरा रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं कहूँगा अनरजिस्टर्ड है मेरा कारोबार। कारोबार की किस्म कौन सी है, सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल है या किसी के साथ पार्टनरशिप में है,
तो अगर मैं इंडिविजुअल हूँ तो इंडिविजुअल में सिलेक्ट करना पड़ेगा। यूटिलिटी बिल नंबर है, अगर कोई है तो दे दें, नहीं है तो छोड़ दें। आपके पास कोई रजिस्टर्ड गाड़ी है? नहीं है मेरे पास कोई गाड़ी। अगर रजिस्टर्ड है तो उसके आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। नेक्स्ट पे जाएं। कर्ज की तफसीलात। आप कर्ज की किस्म वर्किंग कैपिटल लेना चाहें, लाजमी आप कैश लेंगे। कर्ज की मद आप कितने सालों में इसको रिटर्न करना चाहते हैं और कौन सा टीयर लेना चाहते हैं। अब यहाँ आ गई ये अब बात। अब मैं एग्जाम्पल टीयर 1 में एक 10 लाख तक ही लेता हूँ, तो ये चीज़ बड़ी अहमियत वाली लगती है, इसको आपको ख्याल सोचने के अपलोड को फिल करना पड़ेगा। उसके बाद कर्ज की मुद्दत क्या है, कितने साल के अंदर आप ये पे कर रिटर्न करना चाहते हैं। तो ये मैक्सिमम 5 साल है और ग्रेस साल 1 साल है। ग्रेस साल का मतलब ये है कि अगर आप 1 साल तक किस्त देना नहीं चाहें तो नहीं दे सकते, उसके बाद आपको किस्त देनी पड़ेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कर्ज की मुद्दत 5 साल ही रखूँगा और ये 5 साल के अंदर मैं अपनी किस्त करूँगा। मेरी एक्सपेक्टेड प्रोजेक्टेड कॉस्ट क्या है, मैं कह रहा हूँ मेरी प्रोजेक्टेड कॉस्ट 5 लाख है। ठीक है, 5 लाख है और मुझे लोन में अमाउंट कितनी चाहिए, और भी मुझे 5 लाख ही मेंशन करना पड़ेगा और ये 5 लाख हो गया। ठीक है, उसके बाद है आप इक्विटी कंट्रीब्यूट कितना करना चाहिए, मीन्स आप अपनी ज़ाती इसके अंदर पेमेंट कितनी लगाना चाहते हैं, तो मैं अपनी 10% लगाऊंगा। तो ठीक है, तो मैं अपनी इक्विपमेंट जो वो है मेरी 50,000 होगी। ठीक है, ये मैं अपने हिसाब से इक्विटी दूंगा। ये इसलिए दी मांग रहे हैं इक्विटी ताकि कल कोई बंदा जब उसके अगर बिजनेस में लॉस होता है या फ्रॉड होता है तो वो उसके मोतबिल नहीं रहेगा, तो उसके अंदर जो उसकी है इक्विटी अमाउंट मीन्स वो खुद अपने बिजनेस के अंदर ऐड कर रहा है अपनी तरफ से, सिर्फ गवर्नमेंट के लोन पे डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट जाएंगे, उसके बाद जो बिज़नेस प्लान, आपका बिज़नेस प्लान क्या है, एस्टिमेट कॉस्ट एसेट एस्टिमेट। अब क्या करते हैं, अपने अपनी जो चीज़ें हैं उनका अपने तखमीना उनसे लगाया गया, हर महीने कितना खर्च होगा, ओवरऑल कितना होगा, इनिशियल सेटअप कॉस्ट कितनी है, ये चीज़ हर चीज़ आपको डेटा देनी पड़ेगी। अगर मैं कहूँ मेरी माहाना खर्चा 50,000 रुपये है, ठीक है, तो और एस्टिमेट अखराजात में टोटल इनिशियल एस्टिमेट जब मैं लगाऊंगा तो मेरा कितना खर्चा आ रहा है, मैं कह रहा हूँ मेरा 4 लाख रुपये खर्चा आ रहा है। तो अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो क्योंकि 5 लाख मांग रहा हूँ तो इससे ज़्यादा मेरे एक्सेप्टेबल नहीं होगी। फिर मंथली बिजनेस रेवेन्यू कितना मुझे एक्सपेक्टेड है, मैं कितना पर मंथ कमाऊँगा ताकि आप किस्त भी पे करूँगा मेरे लिए कुछ फ़ायदा भी हो सकता है। तो मैं कह रहा हूँ मेरी अप्रॉक्सीमेटली महीने की सेल 1 लाख रुपये की होगी। ठीक है, उसके बाद कहता है मुतलका माहाना कारोबारी अखराजात रुपये, इसमें डायरेक्ट कॉस्ट कितनी होगी। देखिए, एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है, एक आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट मैं सिंपल अल्फाज में ये समझा दूँ, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, उस पर जो मीन्स आप ऑफिस के इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, वो आपका डायरेक्ट अखराजात में आता है। लेकिन जो चीज़ आपके पीछे लाइक आपके टेबल पे टिश्यू रखे हुए हैं वो डायरेक्ट में, वो इनडायरेक्ट में आता है। तो अगर या आप और कोई चीज़ यूज़ करें तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, और जिस काम के लिए आप यूज़ करें वो नहीं कर रहे हैं, वो साइड बिजनेस है। लेकिन अगर आप मैं आपके बिज़नेस के हिसाब दे दूँ, अगर आप अपना दुकान चला रहे हैं तो उसके अंदर जो खर्चा आ रहे हैं, लाइक आप गाड़ी के पुर्जे ले रहे हैं तो वो लगाएंगे तो उसका खर्चा आता है, वो आपको डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, वहाँ रखने के लिए लोग आते हैं और उनके लिए टिश्यू पेपर रखा हुआ है या पानी की सर्विस दी हुई है, तो वो आपका डायरेक्ट खर्चा है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो आप पे लगता है, क्योंकि वो आपको पे तो आप करते हैं डेफिनेटली, लेकिन वो आपके बिज़नेस में डायरेक्ट खर्चे में नहीं आता। अगर मैं डायरेक्ट मेरा खर्चा कहूँ तो इसमें मेरा डायरेक्ट खर्चा है तो वो है मेरा 60,000 का, और मेरा और कारोबारी अखराजात हैं इनडायरेक्ट हैं वो मेरे 5,000 रुपये। ठीक है, उसकी मैं मुलाज़िम तादाद मैं 1 रखता हूँ, इससे ज़्यादा तो नहीं है। रिलेंट अब इसमें आपको एक्सपीरियंस कितना चाहिए, मीन्स तजुर्बा कितना हो जाए इस काम का, आप कहें 1 साल का काफ़ी है, उस पर बेस में मैं काम कर सकता हूँ। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई है आपके पास तो वो अपलोड करें, और कोई दस्तावेज़ देना चाहें या फिजिबिलिटी रिपोर्ट कोई आपके पास है, कोशिश करें फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के इसके अंदर अपलोड करें ताकि वो आपका आसानी से लोन पास हो सके, अदरवाइज़ आपको मसाइल हो सकते हैं। उसके बाद पूछता है क्या माली तफसीलात, आपकी वालदिन शरीकत में कोई कर्ज अगर पूछ रहा है अपनी घर में से अगर और पहले किसी ने लोन लिया हुआ है, आपके नहीं, किसी ने नहीं लिया, अगर लिया है तो उसके डिटेल आपको देने पड़ेंगे।
ठीक है, ये ज़रूरी है। उसके बाद अगर लिए हुए तो उसके बैंक का नाम दें, अगर आपने नहीं लिए तो आपको कोई ज़रूरत देने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद क्या है, हवाला जाती है, नंबर 9 पे है। अब इसमें क्या करें, आप 2 बंदों का रेफरेंस देना है आपको जो आपके ब्लड रिलेशंस नहीं हो। ठीक है, कुछ ख्याल रखें कि ब्लड रिलेशन नहीं, उनके आपको यहाँ देना है। एग्जांपल उनका नेम, इसका मैं ABC पहले का रखता हूँ, और उसका फिर रिलेशन उसके साथ क्या है मेरा, नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है तो कह दें आप फ्रेंड है वो मेरा। ठीक है, और उसका मोबाइल नंबर कोई भी दे दें, 100Z। ठीक है, सॉरी, जो मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ कोई ऑथेंटिक मोबाइल नंबर से नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए नंबर बता रहा हूँ। उसका NIC नंबर कुछ भी डाल दें, हो गया। उसके बाद दूसरा रेफरेंस नंबर, उसका नाम BCD जो भी है आपका होगा वो आप रखें। उसके साथ आप रेफरेंस क्या है, वो भी आपका फ्रेंड है, और उसका मोबाइल नंबर जो एग्जांपल जो भी है वो आप डाल दें, मोबाइल नंबर। ठीक है, और उसके बाद उसका NIC नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका भी जो है वो आप अपने साथ जो रियल नंबर है वो डालेंगे। मैंने यहाँ सिर्फ जस्ट आपको ये फॉर्म के लिए किया है। उसके बाद आप ये क्या करेंगे, कोड लगाएंगे और प्रोसीड स्टेप 2 करेंगे। तो ये जिससे आप 2 पे चले जाएंगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। मैम यहाँ करते हैं एग्जांपल, मैं TR35X, ये मैं आपका फॉर्म फिल करता हूँ। हम प्रोसीड स्टेप 2 पे चले जाते हैं। ये आपका पूरा अल्फा आ गया, डिक्लेरेशन आ गया। अब ये जो आपका NIC नंबर, ये आपकी NIC इशू डेट। अभी आप डिक्लेरेशन मीन्स आप कसमनामा दे रहे हैं कि जो मैं डेटा दे रहा हूँ ये बिल्कुल सही है। आप जैसे इसको एग्री करेंगे टर्म्स कंडीशन को, सबमिट कर दें। इस तरीके से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। आपको कोई हार्ड कॉपी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही कॉपी आपकी एक्सेप्टेबल है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।